यूक्रेन में शांति के लिए क्या दिल्ली में रास्ता बन रहा है? ट्रंप की वापसी से पहले पुतिन भारत क्यों आ रहे हैं, एक बड़ा खुलासा हो रहा है। तो वहीं तिब्बत में बड़ा हो हंगामा मचा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे, तो उनकी मुलाकातें यूक्रेन और उसके आसपास के युद्ध पर नई दिल्ली की सैद्धांतिक तटस्थता के बैकग्राउंड में होगी। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर रखे गए रूस विरोधी प्रस्तावों से खुद को अलग रखा है और रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को मानने से इनकार किया है। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का आह्वान भी किया है। अभी तक भारत ने रूस पर पश्चिमी दबाव को निकालने के लिए एक रिलीज वॉल्व के रूप में काम किया है, जिससे मॉस्को को चीन पर अत्यधिक निर्भर होने के बजाय एक बड़ी शक्ति का विकल्प मिल गया है। भारत चीन के बाद रियायती रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय व्यापार 2021 में जहां सिर्फ 12 बिलियन डॉलर का था, तो अब बढ़कर पिछले साल 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक सस्ते तेल ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जो पिछले साल औसतन 8.2% थी और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर है। हालांकि भारत सरकार रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन नहीं करती है, लेकिन भारत के वित्तीय संस्थानों को उन प्रतिबंधों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे इनमें कुछ फंड को ट्रांसफर करना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार रूस ने अपने रुपए के भंडार का कुछ हिस्सा भारत में निवेश करने पर सहमति जताई है, जिससे दोनों पक्षों के व्यापार में विविधता लाने और संतुलन बनाने में मदद मिली है। भारत और रूस ने 3 लॉजिस्टिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, जिनमें से कोई भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। इनमें से शामिल है ईरान से होकर गुजरने वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसकी शाखाएं अजरबैजान, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया तक फैली हुई है। व्लादिवोस्तोक चेन्नई समुद्री गलियारा, जिसे पूर्वी समुद्री गलियारा भी कहा जाता है, आर्कटिक में उत्तरी समुद्री मार्ग। भारत के सामने दिक्कत क्या आ रही है? भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए अमेरिका से पहले ही छूट हासिल कर ली है। ट्रंप ईरान पर प्रतिबंधों को इस हद तक कड़ा कर सकते हैं कि भारत को आईएनएसटीसी के माध्यम से रूस के साथ अपने व्यापार को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे रूसी अलमारियों में भारतीय प्रोडक्ट की उपलब्धता कम हो सकती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल हैं, जिससे बाजार में हिस्सेदारी कम हो सकती है और परिणाम स्वरूप रूस की चीन पर पहले से ही उच्च निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब भारत द्वारा कथित तौर पर रूस के साथ स्थापित किए गए गुप्त तकनीकी चैनल को निशाना बनाया जाता है तो यह आने वाले ट्रंप प्रशासन के अपने बड़े रणनीतिक हितों के खिलाफ काम करेगा, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में चीन विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने कहा था कि वह रूस और चीन को अलग करना चाहते हैं, लेकिन यदि वह ईरान को दंडित करने और रूसी भारतीय व्यापार पर नई सीमाएं लगाते हैं, तो अनजाने में ही सही, लेकिन वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की प्राथमिकता देंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि वह कैसे योजना बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स को उम्मीद है कि यह युद्ध विराम समझौते में यूक्रेन की जमीन पर रूसी कब्जे को मान्यता दे देंगे। हालांकि वे क्या करेंगे, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पर माना जा रहा है कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप बातचीत को फिर से शुरू कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर यूक्रेन में शांति कायम करने की कोशिशें शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भारत की तरफ देखना होगा, क्योंकि भारत ही है जो बातचीत शुरू करने के लिए जमीन तैयार कर सकता है और राष्ट्रपति पुतिन के आगामी भारत दौरे को उसी लेंस में देखना होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन सौदे की संभावित सैन्य और आर्थिक मापदंडों पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे कम करना और आगे जाकर खत्म करना शामिल है। और ईरान के माध्यम से रूस के साथ भारतीय व्यापार के लिए प्रतिबंधों में छूट शामिल है। इसके बाद भारत निजी तौर पर रूसी वार्ता के इन बिंदुओं को ट्रंप प्रशासन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके पूरे आसार हैं कि ट्रंप 2.0 का भारत के साथ विशेष रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा है कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया का सबसे लापरवाह और बर्बादी लाने वाला देश बनता जा रहा है और वैज्ञानिकों की चेतावनी को खारिज करते हुए उसने तिब्बत में माचू की
ऊपरी पहुंच पर बड़े पैमाने पर जल विद्युत बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है। तिब्बत पर केंद्रित एक सहयोगी रिसर्च नेटवर्क टर्कोइज रूफ की एक हालिया रिपोर्ट ने इन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर गहरी चिंता जताई है। पहली बार चीन तिब्बत में हाइड्रो पावर डैम्स का निर्माण कर रहा है, जिसका मकसद एशिया की प्रमुख नदियों के स्रोतों को टारगेट करना है। रिपोर्ट में ऊपरी माचू नदी पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण बांधों के निर्माण की बात कही गई है। चीनी भाषा में हुआंग हे के नाम से जाने जाने वाली माचू नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी कई बार विनाशकारी बाढ़ की वजह बनी है। यह क्षेत्र जो पहले से ही भूकंप आने को लेकर अस्थिर रहा है और जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, वहाँ बांधों का निर्माण तबाही ला सकता है। बांधों का निर्माण काफी जोखिम पैदा करता है, फिर भी चीन इस नाजुक वातावरण में बांध बनाने का काम जारी रखे हुए है, जो बताता है कि दुनिया के लिए ये देश कितना खतरनाक बन चुका है। पीली नदी, जिसे तिब्बत में माचू नदी कहा जाता है, वो उत्तरी चीन में फैली एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। चीन में इसे मां नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दुनिया भर में छठी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। पीली नदी, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे गंदी नदी कहा जाता है, वो अपनी उच्च तलछट सामग्री के लिए कुख्यात है। इस भारी तलछट निर्माण ने इसे एक उपनाम दिया है, लटकती नदी, क्योंकि जमा हुई गाद नदी के किनारों को काफी ज्यादा भारी बनाती है। समय के साथ इस जमा गाद ने नदी को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है और नदी के ऊपरी हिस्से में जल विद्युत बनाना बेहद खतरनाक माना जा रहा है। बांधों की एक श्रृंखला ही ये बनाता जा रहा है। तिब्बती नदियों पर दरअसल कब्जा करना चाहता है चाइना, और सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की है कि तिब्बत में डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़े प्लान पर चाइना चल रहा है, जिसके तहत इन बांधों का निर्माण कर रहा है। भारत के लिए भी ये समझने वाली बात होगी कि न जाने किस तरीके से आने वाले समय में रिएक्ट करेगा चाइना, क्योंकि इन बांधों को बांधने का मतलब है कि चाइना पूरे इलाके में अव्यवस्था लाना चाह रहा है। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि तिब्बत का मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाता है और तिब्बत के मुद्दे को लेकर बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर रहा है। तिब्बत का एक डेलीगेशन यूके के पीएम से भी मिला है। इसके अलावे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भी इस मामले में अभी पीछे नहीं है, बल्कि वो भी इस चीज को ध्यान दे रहा है और इन्होंने, आपको याद होगा, एक एक्ट भी पास किया था, मतलब तिब्बत के मुद्दे को ये जिंदा रखना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ पर 2 मुद्दे हो जाते हैं, एक तो भारत के लिए भी और दूसरा तिब्बत के खुद के लिए भी। तिब्बत की संस्कृति जिस तरीके से जा रही है, ये फिर से वापस नहीं आने वाली है। और दूसरी बड़ी बात क्या कही जा रही है, अब यहाँ पर अरबों डॉलर लगाने को चाइना तैयार है। और ये अरबों डॉलर क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसे चाहिए यहाँ से ज्यादा खनिज, और इसके लिए वो यहाँ के लोगों को विस्थापित भी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।